majority of Indians know US and other foreign countries through media only. ठीक So है। I want to know the first hand experience of yours and उपाध्याय सर कि पिछले जब आप पहुंचे तो आपने कैसे वहां पर अपने को स्टेब्लिश किया, अभी आप अपने को कैसे देखते हैं और फ्यूचर में आपके क्या गोल प्लान्स हैं। सो एज अ नॉर्मल इंडियन हु मेड हिज मार्क इन फॉरेन सॉइल, उसके बारे में आप शेयर करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल पहला श्री राम त्यागी सर से है कि जब वो चंबल और ग्वालियर की धरती से निकले और जब वो बचपन में पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज जाते थे, तो उनका क्या गोल था। आज जब वो अमेरिका में रहते हैं और अपनी लाइफ जिंदगी में पीछे देखते हैं, तो उनको किन किन चीजों पर अपने ऊपर गर्व होता है और क्या क्या वो चीजें हैं जो वो बदलना चाहते हैं जो समय बीत गया है, उनकी जो पूरी जर्नी रही इंडिया से अमेरिका जाने तक की। ओके, सवाल बहुत ही कहूँगा कि गहरा है और बहुत वजन है सवाल में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लूंगा मैं, बट ठीक है, डिस्कशन को अपना आराम से चलाएंगे और फिर उपाध्याय जी उस पर प्रकाश डालेंगे अपनी जर्नी के बारे में। बट हमारी जर्नी, जब आपने बताया कि चंबल के इलाके में या गांवों से, बहुत ही सी साधारण सी लाइफ हम सभी की थी, हमारी थी, और उसमें सपने भी बहुत बड़े नहीं थे। तो पहले तो वही, आ, जब 12th क्लास में थे तो वही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। सब लोगों ने नई नई होप दी थी और हर किसी को उम्मीद भी थी कि भाई ये तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, करो ये। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कंप्यूटर साइंस की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। जब कॉलेज में थे बैचलर डिग्री के टाइम पे, थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ झुकाव हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी मिली कि उस तरफ हो गया। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस में गए तो उसमें सपना छोटा सा था कि एक बार फ्लाइट में बैठना है या एक लैपटॉप होना चाहिए। आ, तो इस तरह के सपने थे। और उसमें लेकिन ये था कि एक जद्दोजहद वो भी थी कि हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको जैसे टॉप करते आए हैं आप या बहुत अच्छी तरह मेहनत करके अपना एक स्थान बनाना। तो बल्कि मैं उसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जब 12th क्लास से हम साइंस कॉलेज में गए ग्वालियर के में, तो ग्वालियर का साइंस कॉलेज सॉर्ट ऑफ आईआईटी फॉर दैट एरिया। ठीक है, ये समझिए आप। तो वहां पर सब अच्छे अच्छे स्कूलों से ही बच्चे आते हैं, जैसे मिसेल स्कूल है ग्वालियर में, और भी लाइक टॉप स्कूल से। अब हम जैसे लोगों को वहां भी स्थान बनाना है अपना। तो जब पहला सेमेस्टर हुआ तो उसमें आई गॉट रियली परफेक्ट मार्क्स एंड ऑल दैट। तो वही अपने आप लोग नाम ले रहे हैं, यार ये किसका रोल नंबर है, तो इस तरह से वहां पहचान हुई। तो वो एक हार्डवर्क करने का एक जज्बा शुरुआत से ही था। तो जब हम एमसीए में पहुंचे तो उस समय भी लाइक इंग्लिश में कॉपियां लिखनी थी। तो उस समय भी ये जज्बा था कि भाई जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर जबरदस्त तरीके से लिखना है। तो इंग्लिश आ नहीं रही है लेकिन एक्सप्लेन फुल कर रहे हैं, तो उसमें भी सप्लीमेंट्री कॉपी लेके और वो सब कर रहे हैं। तो वो एक जो हार्डवर्क करने का और एक जो कमिटमेंट था, कि कमिटमेंट क्या था कि अच्छे नंबर लाना है और अच्छी तरह मेहनत करना है और अच्छी तरह समझना है सब्जेक्ट को। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर डीआरडीओ की यात्रा शुरू होती है। तो डीआरडीओ में जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इंटर्नशिप करी। और जब वहाँ इंटर्नशिप करी तो वहाँ साइंटिस्ट लोगों से मिलना हुआ। जब पता चला कि साइंटिस्ट लोग हैं तो मेरे दिमाग में और मन में बड़ी इज्जत थी, और एक ऐसा लग रहा था कि हमारा सपना साकार होने वाला है कि हम भारत के वैज्ञानिकों से मिलेंगे। तो फिर वहां से क्या हुआ कि जब प्राइवेट कंपनी में आप जाते हो तो अपने आप आपके सपने बनने लगते हैं कि एक बार बाहर की जिंदगी भी देखनी है, वहां पर क्या होगा, चेंज क्या है, और आगे जाके किस तरह से हम और वैल्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। तो कोई ऐसा बड़ा उद्देश्य नहीं था कि बाहर जाके हमें ये हासिल करना है, ये बस ये था कि जो मिला है उसको अच्छी तरह करो, उसको मन लगा के करो, और एक रास्ता बनता जाता है आपका, जैसे एक डेस्टिनी अपने आप बनती जाती है अगर आप हार्डवर्क करते रहते हो। जैसे वो उसमें गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु। तो कर्म कर, मतलब मैं अपने पर्टिकुलरली मेरे बारे में यही कहूंगा कि कर्म होता गया और अपने आप रास्ता बनता गया। लेकिन एक जगह बहुत बढ़िया। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था मुझे भी, जैसे आपकी तरह ही, कि चेंज चाहिए, कुछ करना है। जहां भी कंफर्टेबल लाइफ होने लगती है जॉब में भी, देन आई लाइक टू चेंज इट, लाइक कुछ और नया खोजना है।
लेकिन जब बहुत बढ़िया। यहाँ आए, पहले यात्रा सिंगापुर पहुंची, और सिंगापुर में 3 साल हम लोग रहे, और उसके बाद शिकागो में आए 2005 में। तो शिकागो में जब हम लोग आए थे, या सिंगापुर में भी गए थे, उस समय नॉर्थ इंडियंस बहुत कम हुआ करते थे बाहर, ज़्यादातर लोग साउथ इंडिया से थे। लेकिन आज की डेट में, लाइक लास्ट 10 ईयर्स में, मैं ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2002 से लेके 2010 के बीच में, उतना नॉर्थ इंडियंस का यहाँ आना जाना नहीं था। और यहाँ भी थिंग्स इवॉल्व हो रही थी। सिंगापुर में अलग वर्क कल्चर थी, अमेरिका में अलग वर्क कल्चर थी। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में मैंने देखा है कि काफ़ी नॉर्थ इंडियंस लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। बहुत अम, बढ़िया। बहुत बड़ी, तो वो एक बड़ा एक पॉजिटिव चेंज है। और दूसरा ये है कि यहाँ आके फिर हमने देखा कि लोग अपने वर्क के लिए बहुत कमिटेड हैं। मतलब अगर उनको कुछ जॉब दिया गया है, अमेरिकन्स का ये था, अभी थोड़ा कोविड के बाद वो भी चेंज हुआ है, उस पर आएंगे हम लोग बाद में। बट जब हम 2005 में आए, एंड उपाध्याय जी ऑल्सो विल शेयर हिज ऑब्जर्वेशन, ये देखा कि इन लोगों में बड़ा कमिटमेंट है। दे ट्राई टू डू देयर थिंग्स लाइक इन अ पर्टिकुलर मैनर, वेरी क्लीन, और अपने उद्देश्य के लिए या जो भी काम दिया गया उसके लिए समर्पित रहते हैं। और उसके बाद अपना काम जब ऑफिस में आ रहे हैं तो पूरा उनको काम करना है, ईमानदारी से काम करते हैं। इंडियंस आर ओवर स्मार्ट, सो दे ऑलवेज फाइंड अ जुगाड़ टेक्निक। बट वो थोड़ा एक डिफरेंस लगा हमें। लेकिन मुझे एक चीज लगी कि जब आप बाहर आ जाते हैं तो आपका डायमेंशन खुलता है, यू गेट न्यू लाइक थिंकिंग। जब भी आप लाइक उड़ान भरते हैं, तो जैसे अगर आप 100 फीट से देखो, या फिर उसी चीज को आप 10 फीट से देखो, या फिर 5000 फीट से देखते हैं, या फिर 30,000 फीट से देखते हैं, तो एक आपका डायमेंशन चेंज होता है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आपका दायरा चेंज होता है, और आपके सोचने का तरीका चेंज होता है। तो वो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा, अगर मैं बहुत ही समराइज करना चाहूँ कि इंडिया से आगे बाहर। बल्कि इंडिया में भी अगर आप जगह जगह जाते हो तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आप जब बात करते हो तो एक दूसरे से सीखते हो। इसी तरह अगर आप सिंगापुर या अमेरिका जैसे कंट्रीज में आते हैं, तो अगर ये कंट्रीज इतने आगे गए हैं तो उसका एक रीजन है कि यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग, कमिटेड, और अपने काम के प्रति लॉयल थे। तो उस पर अपन और प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आंसर लंबा होता जा रहा है। मैं उपाध्याय जी को थोड़ा उनकी बहुत जर्नी अच्छा। पे प्रकाश डालेंगे, बट आपकी आपकी बातों से मैं ये समराइज करना चाहता हूँ कि जहां जहां आप गए आपने अपना बेस्ट दिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इंडिया से ही गए हैं। तो जो इंडिया के जीन्स हैं, जो इंडिया का एक मेहनत करने का इंडियंस में अंदर जज्बा है, यही वजह है कि बहुत सारे भारतीय अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग विदेशी कंपनियों में बड़े बड़ी पदवी पे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वर्क कल्चर हैं जो हमारे यहाँ अच्छे हैं, जो वहां पर नहीं होंगे, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो वहां पर हों जो शायद यहाँ पर मिसिंग हो रही हों। यही हमारी बातचीत करने का उद्देश्य है कि एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले से एक बालक निकलता है और वो सिंगापुर और बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हुए शिकागो में उसने एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा अपना स्थान बनाया है। तो यही हमारे देश के नए लोगों के लिए, उन रूरल बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन है कि आप यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचे हैं। डेफिनेटली आपकी जो भी लर्निंग्स हैं वो उनका बेस इंडिया में ही तैयार हुआ है, और बाकी आपने अपने को अपग्रेड किया है, इवॉल्व किया है, इनरिच्ड किया है अलग अलग विदेशी कंपनियों में काम करके, वहां के वर्क कल्चर को इवॉल्व करके, इम्बाइब करके। तो मैं ये तो जरूर बोलूंगा कि आप जो आप आज हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे इस देश का भी योगदान है। और और आप एक मिसाल हैं उन सभी लोगों के लिए जो आप जैसे बैकग्राउंड से आते हैं और जो एक फॉरेन जाने का, वहां के लिए कुछ करने का, अपने को अपग्रेड करने का सपना देखते हैं। इसी लिहाज से अब मैं आगे उपाध्याय जी के पास चलूंगा। राजकुमार उपाध्याय सर हमारे इलाहाबाद के रहने वाले हैं और आज के टाइम में ये भी शिकागो में रहते हैं। सबसे बड़ी बात, एक सवाल मेरा इनसे ये है कि इलाहाबाद या प्रयागराज जो ऐसा शहर है जहां पर नॉर्मली सभी लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट से निकल के अमेरिका जाने का ख्वाब कब आया, और वहां पहुंचने के बाद आपने इलाहाबाद और अमेरिका में क्या क्या चीजें देखी और कैसे इलाहाबाद ने आपको हेल्प किया अमेरिका में अपने आप को स्टेब्लिश करने में, मैं उपाध्याय जी से जानना चाहूंगा। थैंक यू अंजनी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं जहाँ से आता हूँ इलाहाबाद मेरे लिए सेकेंड होम टाइप का, मतलब जब भी मैं वहाँ जाता हूँ डिफरेंट फीलिंग, और वहाँ की जो हवा है, ऑक्सीजन लेता हूँ, तो मुझे लिटरली आई एम सेइंग आई फील डिफरेंट देन एनीथिंग ऑन द प्लेनेट।
यह मेरे लिए हमेशा से रहा है। मैं अपने घर से इलाहाबाद जाता तो मैं वहाँ पे रहता था। तो मैं अपना जो हाई स्कूल, इंटर ये हमारा था वहाँ पे भदोही से, तो जहाँ मैं पढ़ रहा था, वो स्कूल बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है? जिस साल मैं उस समय 500 लड़के थे हमारे यहाँ, 5 पास हुए थे, ठीक है? तो मतलब कि बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, टीचर कभी आते नहीं थे। तो इंटर का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। हम सब ने करीब, हम लोग ग्रुप था तो उसमें 7-8 लड़कों ने ईसीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू, जो भी अपने यहाँ प्रोसेस होता है इंजीनियरिंग सब, जैसे हमारे यहाँ होता है, सब लोगों ने डाला। तो ईसीसी में मेरा हो गया और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हुआ और फिर बीएचयू में। अब मैं बड़ा समस्या में था कि मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ? तो हमारे एक टीचर पढ़ाया करते थे, उनके 3 लड़के थे, वो लोग वहाँ पे ईसीसी में पहले से पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको साइंस में अच्छा करना है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है कि ईसीसी, क्योंकि ईसीसी किंग है। अब मैंने जाकर वहाँ देखा भी, जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, वो किंग कह लीजिए, आप तो वहाँ पढ़े हो, देखे होगे कि वो कितना रिच है। तो फिर मैंने बीएचयू का भी छोड़ा और इधर-उधर हम सीधे चले आए ईसीसी। हमने कहा अब यहीं पढ़ेंगे। उसके साथ मेरे पेरेंट्स का भी कहना था कि वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा वो आईएएस वगैरह या जो भी तुम्हारी इच्छा है। तो मन में तो था सिविल सर्विसेज। तो उस साल मेरा इंजीनियरिंग में हो गया, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हमको मिला। मैं काउंसलिंग के लिए भी गया, तो मेरे मन में ये था कि मैं बैचलर्स करके, क्योंकि हमारे गाँव में एक भैया मतलब आस-पास के लोग कुछ आईएएस, आईआरएस जो भी लोग हैं, तो मेरे मन में एक था कि नहीं यार, मतलब बनना है, यूपीएससी देना है, जैसा कि बड़ा नॉर्मल है अपने यहाँ। तो जब इंजीनियरिंग में मेरा हुआ तो मैंने देखा मुझे सब्जेक्ट कौन मिलता है। तो आईएएस में केवल 3 सब्जेक्ट थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। उसके अलावा चौथा कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं था। शायद आज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा यार ये तो है नहीं, तो इसके बाद तो मेरा कट जाएगा पत्ता, या तो फिर मैं कुछ नया पढ़ूँ। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं जाकर के सीधे जो है बीएससी करूँगा। इसी से बीएससी में बहुत अच्छा मतलब स्कोप भी है और वहाँ पढ़ाई भी होती है। तो मैं ईसीसी में गया। अब वहाँ पे सब बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम के लोकल वहाँ के पढ़े हुए, या वंदना कोचिंग बड़ी फेमस थी, M1 M2 सर, ये वो सब लड़के बात करते तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। तो वहाँ से ग्रेजुएशन शुरू किया। फिर फर्स्ट ईयर में बड़ा खराब रिजल्ट ईसीसी का रहा, लेकिन हम लोग जितने लड़के थे सारे जो आए थे सब पास, मतलब अच्छे से पास हो गए, रहे नंबर भी अच्छा आया। तो लोगों को लगा यार हाँ मेहनत करने से होता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही सब कुछ है, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश उतनी नहीं आती थी। वहाँ पर आए थे थोड़ा रिमोट से। तो वहाँ पर मैंने अपना बीएससी वगैरह किया। उसके बाद बुक्स वगैरह मंगा ली। हमारे एक रूम पार्टनर हुआ करते थे श्यामधर दुबे, वो जो है आईआईटी कानपुर चले गए थे कुछ फिजिक्स के मास्टर्स करने, वो बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट थे, आए हुए थे। तो हम लोग बुक्स वगैरह, वो के.एन. पनिकर, विपिन चंद्रा और दुर्गादास बसु की कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा एक तरफ से रख के और पढ़ गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह शुरू कर दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये वो जो शुरू में आता है ना, वो सब मैं पढ़ रहा था। तो हमने कहा यार ये सब मैं पढ़ लूंगा, पहले शुरू किया। लेकिन बाद में वो आए हमारे फ्रेंड थे, बोले यार उपाध्याय जी ये बड़ा देखो आईएसआई सब कुछ ठीक है, बट एक जॉब तो करने के लिए कुछ होना चाहिए इसमें। नो डाउट यू कैन डू, बट बेटर टू हैव समथिंग। तो उसके बाद एक लोग और थे, वो बोले कि कंप्यूटर्स वगैरह में ज़्यादा स्कोप है। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा कि मैथमेटिक्स से एमएससी करेंगे, लेकिन तब तक एमसीए में मेरा हो गया। तो मैं कहा चलो एमसीए कर लेते हैं। और उसी बीच में चला गया कलकत्ता आईएसआई, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। उन्होंने अपना जो भी था देते हैं आने जाने का, वो सब दिए और मास्टर्स के लिए। तो उन्होंने यूपी से 2 लड़कों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, एक मैं था, एक लड़का लखनऊ। तो हालाँकि मेरा इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, वो भी एक अलग कहानी है, कभी बताएँगे कि क्या हो गया था वो। और मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पर, वो जो बाद में हार्वर्ड में आया और ही did PhD here and then he became professor and now he is in Citibank, like in very good position. So तो वहाँ से फिर मैं आईएसआई स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में जाकर के फिर मैं एमसीए करने चला गया। एमसीए किया, एमसीए में नए लोग मिले, नए वो तो 30 लड़के थे। तो उसके बाद मेरा हो गया, जर्मनी की एक कंपनी थी इंटर्नशिप के लिए, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग थे और इलाहाबाद में कंपनी थी। मेरे फ्रेंड लोग कहे यार तुम इंटर्नशिप यहाँ से कर लो, उसमें पैसे वैसे भी देंगे। हमने कहा चलो अच्छा है। तो 6 महीने का प्रोजेक्ट था, वो शायद रेजी नाम की कंपनी थी, तो वहाँ गया। फिर बाद में उन्होंने हमें जर्मनी भेज दिया, फोक्सवैगन का प्रोजेक्ट था। जर्मनी में गया तो एकदम घबरा गया कि मतलब न तो इंग्लिश बोलते हैं लोग, न तो हिंदी आती है। और एक स्टोर की कहानी बताते हैं, वहाँ गए तो एक जैसे सब्जी वगैरह लेने दी जाइए, तो वो लेडी कुछ वो जो नहीं होता है, वो टर्की की थी, वो हिजाब वगैरह पहनी थी। तो मुझे लगा कि ये शायद जितने मुस्लिम लोग हैं सबको उर्दू आती है। तो मैंने उससे हिंदी में पूछा कि ये सामान है क्या? तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो देन आई आस्क्ड इन इंग्लिश, तो वो भी नहीं, तो खैर काम चलाया।
तो जर्मनी में मैं गया तो मुझे काफ़ी लगा कि दुनिया और भी है, और काफ़ी कुछ वहाँ एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें मेरा आना-जाना था क्योंकि वहाँ का कार्ड था मेरे पास खाने-वाने का, तो बड़ा नया-सा दिखा। फिर मैं ईस्ट जर्मनी गया, वेस्ट जर्मनी में रुका हुआ था, और उसके बाद फिर आया, फिर इंडिया आया तो बड़ा चेंजेस से लगे। फिर इलाहाबाद में लोगों से मिला तो लोगों को बताया। उसके बाद फिर मैं मुंबई गया, मुंबई से लंदन चला गया, वहाँ कुछ समय प्रोजेक्ट में था, और वहाँ से बड़ी इच्छा होती थी इंडिया में कि ऑक्सफोर्ड वगैरह, पता नहीं, बड़ा नाम सुना है, ऐसे-वैसे लोग जाते, तो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड घूमा, गया, वहाँ रुका भी कुछ समय। और जब वहाँ रुका तो मैंने देखे कि भाई यहाँ के एलुमनई इंदिरा गांधी और जो है इमरान खान और पटौदी, ये सब नाम लगे हुए थे कि अच्छा ये लोग यहाँ पे पढ़े। तो हमने कहा यार, रहा होगा उस जमाने में लोगों का अपना। तो जर्मनी में रहा, फिर यूके में रहा, उसके बाद फिर मुंबई से मैं यहाँ के लिए, यूएस के लिए रवाना हुआ। यहाँ आया तो न्यू जर्सी में आया, उसके बाद मेरा ब्रिटिश पेट्रोलियम में यहाँ पर शिकागो में हुआ। तो शिकागो में फिर मैं पहुँचा, तो शिकागो में जॉब मेरा शुरू हुआ। तो अलग-अलग जगह के लोग अलग-अलग तरह की चीज़ों से अ, अलग-अलग तरह की, जैसे आईटी में था मैं ज़रूर, लेकिन वह एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कि फाइनेंस, क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट पे था। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो इन्वेस्ट करता है, जो भी $22 बिलियन जो भी उनका रहता था, तो उसके प्रोजेक्ट में हम लोगों को एक बड़ा बेनिफिट हुआ कि उसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बड़े-बड़े लोग आते थे। चाहे वो बड़े चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसी के हों, इधर-उधर बड़े। तो उसमें नॉलेज, और उसमें 2-3 लोग ऐसे मिले जो मैनेजमेंट में थे। दे वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, जो भी चीजें हैं कि क्या गड़बड़ी है, क्या से। तो पॉलिटिको इकोनॉमिक्स की तरफ मेरा झुकाव होने लगा कि क्या पॉलिटिक्स यहाँ पे है, इंडिया में है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और यहाँ लोग कैसे करते हैं। तो उस तरफ काफी कुछ मैंने अपना वो किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज पाया कि लोग जो काम है ना उसमें ऑनेस्टली करते थे। जैसे मैं इंडिया में था, मुंबई में, तो होता क्या था कि दिन भर जो हम लोग थे, तो होता क्या था कि दिन भर वो कैफेटेरिया में बैठ करके अपना कॉफी पी रहे हैं, और वो जो आपके जो भी लीड करने वाले हैं, पता चला वो आराम से 11 बजे आ रहे हैं, और उसके बाद शाम को जब आपको जाने का समय है, तब उनके शुरू होने का समय है, तो कहेंगे भाई अरे अभी तो टाइम शुरू हुआ है, हर बट चीज में यू हैव। जुगाड़ देखने का जो तरीका है वो एक बड़ी हाँ, समस्या है। तो वो एक हम्म। दिक्कत। तो लेकिन हम लोग अपना शाम को 5 बजे से टाइम अपना पूरा करके, तो इंडिया में एक डिफरेंस पाया कि यहाँ पे वो नहीं था कि आप दिन भर कैफेटेरिया में हैं, शाम को 2 घंटे काम करके फिर शाम को एक ये है कि ज़्यादा काम कर रहे हैं अगर आप 7 बजे जाते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं है। वो एक छलावा है। तो वो थोड़ा डिफरेंस मैं यहाँ पे पाया। यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट डे हमें बोल दिया गया था, मेरे बॉस ने बोला कि राज, आई डोंट केयर हाउ मेनी आवर्स यू डू, आई डोंट केयर, आपको पहले जाना है जाइए, लेकिन आई केयर अबाउट आवर वर्क। तो ये चीज डिलीवर करनी है आपको, ये डिलीवर करनी है आपको, कहीं जाना है, आपका कोई फैमिली में कोई काम है 2 घंटे 4 घंटे, दैट्स फाइन, बट आई केयर मोर अबाउट। और उसके बाद एक और चीज बड़ा अच्छा हमें लगा था, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, जो मतलब टेक्निकल बंदा, ही वाज वेरी स्मार्ट गाय, तो वो बोला फर्स्ट थिंग, आई डोंट केयर what you know, you have vast experience with different countries, different universities, I care about what I need। तो हमने कहा यार ये तो अच्छा है जो है। देन ही वाज वेरी हैप्पी। वो टेलीफोनिक था, उसके बाद उन्होंने हमसे बोले ऑफिस में आओ, ऑफिस में गए तो उन्होंने हमसे प्रोग्रामिंग लिखवा दी ब्लैक बोर्ड पर। तो अरुण जो हम लोग के फ्रेंड नहीं है, अरुण, जी उन्होंने जी। कहा पंडित जी मैंने देखा कि आपसे लिखवाया जा रहा है ब्लैक बोर्ड पर, जब आपने एक ही चीज को 2 तरीके से लिखना शुरू किया तो मैं समझ गया कि अब तो आप अंदर आ रहे हो जो है। तो ईमानदारी और ऑनेस्टी तो यहाँ पे मैं पाया, वो थोड़ा इंडिया से ये डिफरेंस था। बट नो डाउट हम लोगों के यहाँ भी हार्ड वर्किंग की जो वो है ना, जिनको करना है वो बहुत मतलब पैशन से काम भी करते हैं, या और जो डिलीवर भी करते हैं लोग। दैट्स ट्रू। आई थिंक बैकग्राउंड भी एक बहुत रोल प्ले करता है। मतलब मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि इसमें बहुत परतें हैं जो हमें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आपका बहुत ही लोडेड था, तो हाँ, उसका जवाब संक्षिप्त में देना बड़ा मुश्किल था। तो हमें उसमें बैकग्राउंड में भी थोड़ा जाएंगे कि ये एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है जो गाँवों के बच्चे हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अगर देखो, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स टिपिकल किसान थे, जो अनपढ़ थे, या जो हमारी मदर्स हैं वो अभी भी सिग्नेचर भी नहीं कर सकती हैं, जो जिनको पढ़ना नहीं आता है, तो उस पृष्ठभूमि से आना, और उसके बाद हर कॉलेज में अगर आप अच्छा कर रहे हो, और यहाँ भी अगर आके सिर्फ मेहनत के बल पर, या एक जो आपका विजन है उसको इनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके, एवरी टाइम यू आर हैविंग अ लार्जर विजन, व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल
एंड देन यू एक्सपेंड योर विजन अगेन एंड देन यू ट्राई टू वर्क हार्ड। जैसे कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव, जैसे अभी ये नया इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, हम चाहें तो टीवी खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आपके अंदर एटीट्यूड है तो हम जैसे लोग जो उस पृष्ठभूमि से आए हैं और यहाँ पर अगर हार्वर्ड और एमआईटी और ऐसे लोगों को मैनेज कर रहे हैं जिनको हमसे भी ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इट इज़ पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम आई एम पॉसिबल। सो इन नटसेल जैसे जैसे परतों को खोलते जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि ये लोग तो कुछ भी नहीं थे। और आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि लाइक वी आर लाइक सम ग्रेट और लेजेंड्स और समथिंग, बट एवरी पर्सन हैज सम ग्रेटनेस इन देयर पर्सनैलिटी। वी जस्ट नीड टू लाइक काइंड ऑफ फील इट एंड देन डिस्कवर इट। सॉरी, आप दैट्स ट्रू। समराइज करने वाले थे, बट मैंने थोड़ा जस्ट आई वांटेड टू चाइम इन ऑन दैट इनपुट। जैसे अभी क्या है कि गंगा से बहुत पानी बह चुका है, तो मैंने देखा है कि पिछले 15-20 सालों में हिंदुस्तान में काफी चेंजेस आए हैं। और हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब भी विकसित देशों की बात करते हैं तो हमको उनके इतिहास पर भी जानना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसको 200 साल गुलामी में रखा गया है। गुलामी का असर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, गुलामी का असर साइकोलॉजिकल भी होता है, यस। मेंटल भी होता है, कल्चरल भी होता है। बेसिकली हम एक रूरल कम्युनिटी थे, फार्मिंग कम्युनिटी थे, तो हमारे गांवों में चौपाल पर पंचायत में गप बैठ के गप मारने की, चर्चा करने की परंपरा रही थी। जब हम उस गांव से निकल के एक इंडस्ट्री में आते हैं, कंपनी में आते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी जो हैबिट्स थी कि हम ग्रुप में रहते थे, कम्युनिटी में काम करते थे। हमारे यहाँ कोई फंक्शन इंडिविजुअलिस्टिक कभी नहीं रहा है। हमारे यहाँ शादी ब्याह भी दूर दूर से लोग आते थे। तो हम लोग का जो एज अ ह्यूमन बिहेवियर है वो भी एक सोशल टाइप का रहता है। जहाँ दैट्स ट्रू। चार हिंदुस्तानी तो वहां गप मारने लगते हैं। लेकिन जब हम एक कंपनी सेटअप में आए तो धीरे धीरे उन चीजों को चेंज करने में समय लगा। पहली बात तो हम गरीब देश थे, गरीब से धीरे धीरे हम ग्रोइंग कंट्री बने, डेवलपिंग कंट्री बने। और आज मैं आपको बताऊं, अब हमारे सभी सरकारी संस्थानों में भी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल हो गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, तो हमारे जैसे अभी उपाध्याय सर ने कहा कि भाई जो कितने घंटे काम करते वो इम्पोर्टेंस नहीं है, काम पूरा हुआ कि नहीं। तो हमारा जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, वहां पर तो फिक्स था कि टारगेट दे दिया, दिस इज द बजट कलेक्शन, अब आप उसको लास्ट डे अचीव करो, महीने के फर्स्ट डे अचीव करो, वो आपकी मर्जी है। तो जब से ये पिछले 10-15 सालों में चेंजेस काफी आए हैं, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, आईटी है, टेक्नोलॉजी है, उन सब का इतना ह्यूमन इंटरफेस अच्छा हो गया है कि अब टाइम यहाँ भी सारे काम टाइम पर ही होते हैं। ठीक है, इंडियंस हैं, बट मोटा मोटी मैंने जो देखा है पिछले 10 सालों में काफी चेंजेस आए हैं। और जो नई जनरेशन है, दे आर वेरी अप टू डेट, दे आर मॉडर्न, मॉडर्न या मीन दे आर अप, दे आई थिंक नो हाउ उसमें टू। उसमें एक चीज और, एक और रंजनी जी हम ऐड कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज प्लेइंग अ बिग रोल। सो हमने वहाँ की चीजें यहाँ लाए हैं, तो यहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। और यहाँ, या यहाँ का मतलब है कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो एक डिसिप्लिन है, जो परफॉर्मेंस है, या जो एक हमारे यहाँ पहले टाइम का कोई लिमिट नहीं होता था। पहले जैसे उपाध्याय जी ने बताया आईटी सेक्टर में कि लाइक सुबह से लेके रात तक लगे हुए हैं, लेकिन काम कम, एफिशिएंसी नहीं थी, ड्यूरेशन ज़्यादा था लेकिन प्रोडक्टिविटी कम थी। लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ से वापस गए, कुछ लोग या यहाँ से काम कर रहे हैं इंडियंस के साथ या हमारे, तो आई थिंक वो एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहा है कि लाइक थिंग्स आर नाउ गेटिंग सॉलिडिफाइड। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें कि पहले होली नॉर्थ इंडिया में ही सेलिब्रेट होती थी, तो अभी पूरा वर्ल्ड में हो रही है, मतलब वर्ल्ड में नहीं कहना चाहिए, तो पूरे इंडिया में, अक्रॉस वर्ल्ड इज ऑल्सो। सो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी आर लाइक जो वसुधैव कुटुंबम की एक वो थी परंपरा, वो वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में अभी आ रही है वर्ल्ड में, मुझे ऐसा लगता है। सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस, राइट, जो आप कह रहे हो, जो चेंजेस आए हैं। नहीं, वो परफेक्ट है, वो सही सही या सही समराइज किए कि हम लोगों के यहाँ ग्रुप में बैठ करके जो सोशल, जो एक उसका वो था, बेस था हम लोगों का, वो उसका एक वो भी है, बेनिफिट भी है, क्योंकि इवेंचुअली जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, बैठ करके लोग बातें करते हैं, बड़ा काम आता है तो उसी के थ्रू करते हैं। अब उसका दो दो पक्ष है, दो साइड्स हैं, कि आप सही दिशा में कर रहे हैं तब तो उसका बहुत फायदा है कि किसी चीज का हल आप निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, जैसे अब एंटीबायोटिक किसी को देना, एक टैबलेट देंगे तो रोग दूर होगा, लेकिन 4 दे देंगे तो मर सकता है। तो बैलेंस, वो राइट। बहुत या ही परफेक्ट चीज पकड़ा कि हाँ, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम लोग ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग मिल करके और बातचीत करके चीजों को करते थे।
और जैसा आपने बोला कि हाँ, ये जो है अभी चीज़ें क्रॉस ग्लोबल हो रही हैं और ये जो जब से इंटरनेट आया ना, इसने चीज़ों को और स्प्रेड कर दिया। इसने क्या किया कि जो एक जिसको बोलते हैं डार्क साइड था, उस पे टॉर्च मार दिया, चीज़ें दिखने लगी। पहले क्या होता था कि हम लोग सोचते थे कि पता नहीं हार्वर्ड में कैसा है, या ऑक्सफोर्ड में कैसा है, ये क्या जी किसी ने आके बता दिया। जब मैं बचपन में था तो हमारे यहाँ के एक नाना जी के यहाँ थे, वो अमेरिका में रहते थे, लोग कहते रात होती है, वो दिन होता है, तो हम नहीं देख, लेकिन आज तो एकदम दूरी खत्म हो गई है। हर कोई देख सकता है गूगल अर्थ पे अभी यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कैसे चल रहा है। नहीं, ये बात जो चौपाल वाली बताई वो मुझे भी हिट की कि उससे आप कितना लाइट भी फील करते हो, बिकॉज़ यू आर डिस्कसिंग, यू आर एग्ज़ैक्टली। नोइंग ईच अदर एंड यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, बट एग्ज़ैक्टली। आल्सो इन द एंड यू आर नॉट जस्ट विद इन योरसेल्फ, राइट? यू आर यस। लाइक आई थिंक एक कंबाइंड एक कोलैबोरेटिव जो व्यू होता है ना, वो या। एक आता है। और उसमें मैं एक चीज़ और बड़ा जो हम लोग स्कूल में सीखते थे बचपन में, कि भले ही स्कूल में जैसे आपने बताया कि स्कूल जाना अच्छा नहीं था, आई थिंक मेरा भी वही था कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल थे सारे। तो भले ही आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, लेकिन आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ऐसा था, और बल्कि हम लोग टीचर्स की बड़ी इज्जत करते थे उस टाइम। कुछ टीचर हाँ, ऐसे वो होते तो थे जो इतना अच्छा हाँ, समझाते थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट ऐसा था कि उससे प्रैक्टिकली जो जो रोज की, आइसोलेट करना लोगों से अपने हाँ, को। और जो रोज की जो जो जैसे निकुंज बता रहा था हमें कि जैसे बच्चा अगर हार्वर्ड या कैलटेक जाता है ना, तो कभी कभी वो बच्चे उतने सुलझे हुए नहीं आ पाते हैं जो कि स्टेट स्कूल्स में जाते हैं, और हाँ, यूआई हाँ, यूसीआई हाँ। इनमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक तो कंप्यूटर साइंस में क्रीम जा रही है चलो, लेकिन दे आर डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ किड्स हु आर गोइंग इनटू अदर प्रोग्राम्स। अदर क्योंकि पूरा प्रोग्राम्स। भीड़ 60,000 बच्चे अगर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यू डील विद ऑल काइंड ऑफ किड्स, सो यू कम आउट वेरी मैच्योर इफ यू लाइक स्टे फोकस्ड। तो वही मुझे अपने जब गांव के स्कूलों की बात सोचता हूँ, मैं अपने आप जाते थे, कोई पेरेंट्स नहीं भेजने जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, गली में चल पहुंच गए, और डरते डरते कि आज तो मार पड़ेगी, या ये लाइक कुछ पहाड़ा याद नहीं है, कुछ और नहीं है, तो उससे कितना कुछ सीखने को मिला, लेकिन प्रैक्टिकल बातें, लाइक कितनी एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आया उससे। हाँ, वो तो सही बात है और एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा, जब मैं बीएससी कर रहा था, तो मैं विवेकानंद का बड़ा फॉलोअर हुआ करता था, तो जब सेकंड ईयर में था, तो मेरे दिमाग में पता नहीं रात में सपने-वपने या ये सब बहुत सोचता था, तो मेरा मन हुआ सब छोड़ दूँगा। तो मैं बिना घर से बताए हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस सोचा पकड़ूँ इधर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे हावड़ा कालका एक्सप्रेस पकड़ के मैं चला गया कलकत्ता और उतर गया अच्छा। पहले स्टेशन बेलूर पे। और बेलूर में मैं रहा कुछ दिन 2 दिन और वो बेलूर जो मठ है स्वामी जी का, उसके दूसरे साइड में आईएसआई कोलकाता है और यस, दक्षिणेश्वर है। दैट्स तो वो राइट, मैं या। नदी पार किया, उस पे डोंगे पर वो नाव पे बैठ कर के याद है अभी भी कुछ पैसे मैंने दिए थे। फिर मैं जाके फ्रेंड से मिलता था। तो मेरे मन में आता गया कि ये सब बेकार है, तो मैंने लेटर लिखा। तो मैं अल्लाहपुर में वहाँ बीएचएस 106 वहाँ बीएचएस में था अंजनी भाई, तो वहाँ पे 4-5 मॉन्क आए हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने कहा मेरी इच्छा है मैं जाऊँ और इनका कोई आश्रम नैनीताल या इधर मसूरी में कहीं तो है इनका, तो वहाँ पे इनका लोग रहते हैं, तो मैं वहाँ जा कहाँ पे? अल्मोड़ा के पास है मायापुर। हाँ, तो मेरी इच्छा थी जाने को, तो वो लोग आए हमारा पूरा इंटरव्यू लिए मेरे कमरे पर और बुक्स वगैरह देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि अभी आप जो कर रहे हो इसको पूरा करो, आपको वहाँ फैमिली के बारे में पूरा पूछे सब कुछ, तो उन्होंने बोला कि यह भी आपका एक वो है, इसको आप पूरा करिए, लेकिन मेरा अंदर से मन जो था कि पता नहीं ये सब दुनिया बेकार है, जाओ और मैं 2-3 बार हो आया बेलूर मठ, घर वाले बाद में सुने तो बोले यार बताना चाहिए तुमको जो है ये सब चीज़ें जो है। सर जैसे ग्रुप की बात हो रही थी, एक दिन मैं सोच रहा था, आप लोग भी उससे एग्री करेंगे, हाँ, हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां दिवाली के मौके पर सभी लोग अपनी रिसोर्सेस को जला के खुशी लेते हैं। सोचिए, आप पटाखे लाए तो पैसा खर्चा किए, मतलब इतना ज्यादा ग्रुप सॉलिडेरिटी अपने अंदर है, अपने मतलब जो हम लोग के कम्युनिटी फीलिंग इतनी ज्यादा है कि एक ऐसा त्योहार भी आता है जब सभी लोग कैसे भी करके अपने पैसे से पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी फोड़ते हैं, जलाते हैं पैसे को, और उसमें भी खुशी मनाते हैं। तो हिंदुस्तान एक अलग देश है, और हर देश अच्छा है अपनी जगह। कुछ चीजें हमारे अंदर कमी होंगी, कुछ वहां भी अच्छाइयां होंगी। तो इसी मुद्दे पर मैं ये श्री राम त्यागी सर से ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी चीज अमेरिका में, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हमको इंडिया में हम मतलब उनको स्प्रेड कर सकते हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो आप अगर अगर कभी आपको मौका मिले तो आप वो क्या बातें हैं या वो क्या स्किल्स हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अपने
छोटे से शहर में या गांव में या किसी कार्यक्रम में या किसी लोगों के बीच में प्रोपोगेट करना चाहेंगे? आवाज आ रही सर? मैं म्यूट पे था, सॉरी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अम, पहली चीज तो एजुकेशन। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनको पब्लिक स्कूल्स बोलते हैं, उनको अगर आप देखोगे, एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल, एवरी स्कूल हैज अ डिफाइंड क्राइटेरिया कि स्कूल में दीज आर द मिनिमम थिंग्स यू नीड टू हैव। कि भाई बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, सॉकर का फील्ड होना चाहिए। एज यू गो इनटू द मिडिल स्कूल, कि भाई बच्चों के लिए एक ट्रैक होना चाहिए। हाई स्कूल में जाते हैं तो टेनिस कोर्ट्स होने चाहिए, फुटबॉल फील्ड होना चाहिए। सो दे आर established in a very very bigger area। एंड देन उसके बाद वो क्या करते हैं कि जनता पर भी टैक्स डालते हैं। जिस एरिया में आप रह रहे हो, तो अगर कोई कॉस्टली एरिया है, सो स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स विल बी इवन बेटर बिकॉज यू आर पेइंग थ्रू द टैक्सेस फॉर योर स्कूल्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके छोटे हैं बच्चे, तब तक आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत अच्छे स्कूल हैं, क्योंकि आप कहीं भी नहीं भेज सकते हो बच्चों को, उसी डेजिनेटेड स्कूल में आपको भेजना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव दैट रूल। सो दैट मीन्स कि जब आपके बच्चे बड़े हो गए, यू डोंट वांट टू पे हायर टैक्सेस, यू कैन मूव टू अदर एरिया जहाँ पर रिलेटिवली अच्छे स्कूल नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट पेइंग हाई टैक्सेज। उसकी सिटी ने कुछ ऐसा लॉ बनाया है, कुछ किया है। तो एक तो हमें एजुकेशन पर वो ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, उतने बेकार गवर्नमेंट स्कूल उस टाइम नहीं हुआ करते थे। टीचर्स थे, कुछ टीचर्स बहुत डेडिकेटेड रहते थे, हमारे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन जो डिग्रेडेशन आया है एजुकेशन सिस्टम में इन लास्ट 20 ईयर्स, इट्स लाइक एस्ट्रोनॉमिकल। और उससे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि गली गली में दुकानें खुल गई हैं प्राइवेट स्कूल्स की। प्राइवेट स्कूल्स आर सच अ बिग बिजनेस इन इंडिया करेंटली। और इस बात को देख के बड़ा दुख होता है कि कैसे हम स्कूल का जो एरिया है, जो फाउंडेशन है एक फ्यूचर जनरेशन की, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। मूलभूत उसमें चेंज लाने की जरूरत है। और उसमें फंडिंग से ज़्यादा एक इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी कि हम गवर्नमेंट स्कूलों को फिनिश करने की प्लानिंग नहीं बनाएं। देर आर मैनी मैनी स्कीम्स जिसमें हम जा सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। वो इसलिए बनाई गई कि धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल फिनिश हो जाए, प्राइवेट स्कूलों की तरफ जनता आगे बढ़े। तो एक तो मुझे वो अच्छा लगा। दूसरा, अपने टीचर्स में इन्वेस्ट करना और वो सब। लेकिन दूसरा जो मुझे लगा यहाँ पर, कि जैसे जैसे आप कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ बहुत फंडिंग दी जाती है। तो उससे आप देख रहे हो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जो रिसर्च, या गूगल्स, याहूज, माइक्रोसॉफ्ट, वाई लाइक एवरीथिंग वाज बोर्न इन अमेरिका, या फिर मोस्टली इन वेस्टर्न कंट्रीज। लाइक इंडिया हैज सच अ फिनोमिनल कल्चर। जो आप कोलेबोरेशन की बात कर रहे हो, जो एक साथ सामूहिक रूप से कुछ काम, तो हम अगर इन चीजों को राजनीति से हटाकर ध्यान देंगे, तो इंडिया से बड़ा सुपर पावर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यूथ में जो स्मार्टनेस है वो अलग ही है, और एक कोलेबरेटिवनेस जो हमें संस्कारों में मिली है। तो हमें R&D पर खर्च करने की जरूरत है, और स्कूलों पर खर्च करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। आई थिंक बाकी सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं फिर, इफ यू लेट, लाइक मैं अपनी ऑफिस में भी यही बोलता हूँ, अपने जो जहाँ भी मैंने काम किया है, आई फॉस्टर एक्सपेरिमेंटेशन। आई टेल माई टीम कि बॉस, फेल होने से डरने की जरूरत नहीं है। आज आपका डिप्लॉयमेंट फेल हुआ, डोंट वरी। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कितनी जल्दी फेलियर को डिटेक्ट करते हो और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो, और स्टेप्स लेते हो कि यू आर कम्युनिकेटिंग एंड यू आर मिटिगेटिंग। वो सब स्टेप्स आपके पास होने चाहिए। तो इट्स ओके टू फेल। तो हमें इंडिया में वो एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इनोवेशन आएंगे, और उसमें फिर हम लोग कुछ नई चीजें कर पाएंगे। और उसके लिए हमें फेलियर के लिए तैयार रहना होगा, कि जो जो इट्स ओके टू फेल एज लॉन्ग एज वी आर लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। सो ये तीन चार चीजें मेरे हिसाब से, मैंने जो US में या अदर कंट्रीज में, लाइक जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वेस्टर्न कंट्रीज में, मैंने ये चीजें देखी हैं कि दे स्पेंड अ लॉट ऑन एजुकेशन, ऑन देयर R&D, एंड ऑन दी एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट। इसी से सर मुझे याद आया, जैसे आपने बोला कि जो सरकारी स्कूल हैं काफी अच्छे रहे हैं, तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश
में अभी कुछ दिनों पहले एक मातृभूमि योजना लागू की गई है, जिसमें सरकार का ये मानना है जो भी इस प्रदेश से या आसपास से जुड़े लोग जो विदेशों में गए या जो किसी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, या जो इकोनॉमिकली वेल डू, फाइनेंशियली वेल स्ट्रांग हो गए हैं, सरकार ने उनको ये मौका दिया है कि वो अपने शहर में या किसी भी शहर में किसी स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी वाह। कम्युनिटी हॉल को सकते हैं, किसी टेम्पल को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें ये नियम है कि अगर 100 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 60 रुपए आप दीजिए, 40 रुपए सरकार देगी। उसमें आप अगर आप चाहें तो वो चीज अपने किसी एंसेस्टर्स के नाम पे भी डेडिकेट कर सकते हैं। सपोज इलाहाबाद में किसी गांव में कोई स्कूल है, तो वहां पर अगर त्यागी जी चाहें तो अपने किसी फोर फादर्स के नाम पे उस स्कूल में वो कुछ डोनेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसमें 40% पैसे लगाएगी और 60% हमको लगाना पड़ेगा। तो इसके फायदे क्या है? इट विल बी लाइक अ परफेक्ट केस ऑफ पीपीपी मॉडल, कि भाई जो बेस्ट प्रैक्टिस आप चाहते हैं, सपोज यू आर money as a donation, you will have right to propose or suggest some changes in the working of the school, कि भाई कहाँ पर प्लेग्राउंड है, में क्या चीज दे सकते हैं। तो ये जब तक हम सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो बीइंग अ बिग कंट्री, बीइंग अ पॉपुलेशन ऑफ 140 सीआर, सबको एक कुछ ना कुछ अपना बिट एंड पीसेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट अब हर जगह फिर कहीं कहीं कॉस्ट पब्लिक के ऊपर ही आएगी, कि भाई अगर अच्छी फैसिलिटीज है तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगा। तो डेफिनेटली बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक चीज जो मैंने देखी है कि 1960s में जो भी हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर होते थे, वो वही लोग होते थे जो टीचर बनना चाहते थे। इट वॉज देयर एप्टीट्यूड और लाइकिंग या देयर हॉबी। अभी क्या पैशन। हो रहा है, इतना कंपटीशन हो गया है फॉर सर्वाइवल इटसेल्फ, कि अब लोग टीचर जॉब करने के लिए बनना चाहते हैं कि हमें कुछ जॉब मिल जाएगा, कुछ सैलरी घर मिलेगी। तो हमारी हॉबीज ही हमारा जॉब बन जाए तो वो मिरेकल हो जाता है। लेकिन अगर हम केवल इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारा घर चलेगा या हमको नौकरी मिल जाएगी, तो वहां एक इंटरेस्ट की कमी हो ही जाती है। शायद यही वजह है कि स्कूलों में कुछ पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है। और जहां तक मुझे लगता है, जो प्राइवेट स्कूल है, डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते उनका विजन और एम हो स्कूल खोलने का, या जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो उसको उन्हें फुलफिल करना चाहिए। अच्छे टीचर्स रखने चाहिए, अच्छी एमिनिटीज रखनी चाहिए, पूरा जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग मशीन ना बनाया जाए उसको। उसको इस तरह बनाया जाए कि एजुकेशन बिकम्स अ ग्रोथ पार्टनर। अगर मैं स्कूल खोलूं, अगर मैं अच्छे से स्कूल चला रहा हूँ, अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, उसके बाद अगर मुझे कोई पैसे अच्छे मिल जा रहे हैं, तो इट शुड बी द बाई प्रोडक्ट। इट मेन एम कैन शुड बी बी द एजुकेशन। कॉम्प्लीमेंट इन द सिस्टम। देखो क्या है कि हमें दोनों व्यवस्थाएं साथ में चलानी पड़ेंगी। वी कैन नॉट से कि एवरीथिंग कैन बी रन बाय द गवर्नमेंट, बट अगर आप देखो कि गवर्नमेंट की चीज़ें स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक इंडिया आर नीडेड बिकॉज देर आर मैनी पीपल हु आर अंडर पॉवर्टी लाइन, या जो खाना भी गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो उनके लिए हमें गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। बट आई एग्री विद यू, प्राइवेट sector has to complement the government sector. We don't want private sector to replace the government sector. वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जहां प्राइवेट सेक्टर कंप्लीटली इज ट्राइंग टू रिप्लेस। कि जहां गांव के बच्चे, जब आप स्कूल में जाते हो, जैसे मैं अपने अभी गांव में जाता हूं, तो अगर मैं गांव में जा रहा हूं तो बच्चे ही नहीं मिलते हैं मुझे, टीचर हैं खाली। तो उससे बड़ी भयावह सिचुएशन पैदा दिखती है कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं है। मतलब हम लोग तो बड़ा भीड़ दिखती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और एक टीचर वीकेंड में भी आता था जो क्योंकि टीचर स्कूल के कमरे में ही रहते थे हमारे। एक टीचर थे, उनका नाम था धनी राम। तो वो हमारे गांव में ही दूसरे गांव के थे, तो एक कमरे में रहते थे, तो वीकेंड में भी क्लासेस लिया करते थे। उन क्या करेंगे, और टाइम पास के लिए कुछ है नहीं तो हमें बुलाया करते थे, हम भी जाते थे। तो वो एक एनवायरनमेंट ही अलग था गवर्नमेंट स्कूल का, कि जरूरत ही नहीं है आपको बाहर जाने की। पढ़ रहा था कि हर इंसान को दुनिया से जाने के पहले दुनिया को कुछ देकर जाना चाहिए। चाहे एक किताब देकर जाइए, चाहे एक बगीचा देकर जाइए, चाहे एक अच्छा। गार्डन देकर जाइए, चाहे एक स्कूल देकर जाइए। उससे क्या होता है, फिर आप कहीं जाएंगे नहीं। तो हम जिसको भगवान है वह वो कहीं पहुंच चुके हैं, उन सभी लोग को ये चाहिए कि एक बगीचा, एक किताब, एक लाइब्रेरी, एक बिल्डिंग, एक स्कूल दुनिया को देकर जाएं, जिससे कोई भी अगर कहीं गुजरे तो वो बोल सके हाँ भाई ये स्कूल
उपाध्याय जी ने बनवाया था या त्यागी जी ने बनवाया था जीवन भर के लिए। तो हम लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं कि हम लोग जहाँ पहुंचे हैं कुछ ना कुछ हम लोग समाज के लिए भी करें और देश के लिए करें। और मेरा ये मानना है कि अब ह्यूमन नेचर है कि हम कमी निकालें या कुछ चीजों को बुराई करें, हमें उसको इम्प्रूव करना है। दिस इज माई परफेक्ट, मतलब मेरा नेचर है कि जहां मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, दो चीजें होती हैं सर, एक होता है कि क्रिटिसाइज, एक होता है कंसर्न। तो जो मुझे त्यागी सर की बातों में पूरा ओवरऑल चर्चा में नजर आ रहा है कि ही इज नॉट क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग बट ही हैज अ डीप कंसर्न फॉर एवरीथिंग, ये मेरा निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो सर नहीं, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि ग्वालियर जबलपुर जो मध्य प्रदेश का नॉर्थ मध्य प्रदेश है, मैंने बहुत कम लोग को देखा है जो निकल के आए हों या फिर मैं उनके संपर्क में नहीं रहा हूँगा। तो जब आप इतनी बड़ी यात्रा आपने की, आप जबल ग्वालियर से निकले और सिंगापुर और फिर यू पहुंच के यूएस पहुंचे, तो अब आप जब पीछे देखते हैं तो जो एक गांव का बच्चा आपको जिसमें कोई राम त्यागी दिखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको उसकी जिंदगी में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे वैसे बहुत सारे राम त्यागी जी लोग निकले और जो जाके अमेरिका यूके या दिल्ली पहुंच के अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मुझे इन बच्चों में मैं बहुत बातें करता हूँ जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जैसे लाइब्रेरी क्रिएट के माध्यम से, या मेरे चाचा जी प्रिंसिपल हैं, और अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था सीएम राइज स्कूल खोलने के। तो उन्होंने जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग कंसर्न होना चाहिए, तो उसमें अच्छी बातें भी हमें उजागर करनी होंगी कि शिवराज सिंह चौहान ने जो सीएम राइज स्कूल का इनिशिएटिव लिया था मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छा था। उन्होंने फंड एलोकेट किए हर एक सीएम राइज स्कूल के लिए, जिसमें कि प्रॉपर बिल्डिंग होगी, प्रॉपर मीडिया सेंटर होंगे, अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन किया गया थ्रू इंटरव्यू प्रोसेस। सो माई चाचा जी बहुत ही ईमानदार रहे हैं, और वो मैं जो भी हूँ उनका सानिध्य रहा है, क्योंकि जब मैं 11th 12th या 10th क्लास में था तो वो लेक्चरर थे मैथ के। तो पूरा मैथ और फिजिक्स उन्हीं के साथ रह के, और जैसे अपने संयुक्त परिवार में होता है कि अम, चाचा जी के साथ आप रह रहे हैं, तो शिक्षा ऐसी हुई। तो उन्होंने हमेशा ट्यूशन का विरोध किया, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया, और हमेशा उन्होंने बोला कि जिस स्कूल में मैं रहूंगा वहाँ मैं पूरा डेडिकेट करूंगा, और जहाँ भी रहूंगा अलग सुधार लाऊंगा यूनिक तरीके से। तो आज वो सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो उनके थ्रू मैं बातें करता हूँ। तो मुझे इन बच्चों में, ये गांव के बच्चे हैं, और अगर आप इनसे बात करो तो उनके क्वेश्चंस बहुत ही मैच्योर होते हैं। तो मेरा अगर कुछ देने का है उन बच्चों को, तो उनको डायमेंशन दिखाना है, उनको एक विजन दिखाना है, ड्रीम दिखाना है कि यू हैव द पोटेंशियल टू रीच सच अ हायर स्टेज एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग हार्ड एवरी डे। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द फोन, or don't waste your time in games, watching videos, or doing things that are not right or that doesn't satisfy you. तो अगर हम उन बच्चों को एक अलग ड्रीम दिखा पाते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी और कुछ भी है ये एक और वो है, उससे क्या होता है कि जब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए फिट हो, कोई पेंटर भी बन सकता है, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, कोई सिंगर भी बन सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, दे कैन बी लाइक गुड मिमिक्री आर्टिस्ट, तो वो कहीं और जाके मतलब अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो हमारा काम यही है कि हमें जामवंत बनना बनना है इस पूरी जर्नी में, कि कैसे हम हनुमान की पोटेंशियल को बाहर लाएं और बोलें कि भाई आप 7 समुंदर पार कर सकते हो। तो वो एक प्रयास है, छोटे छोटे लेवल पे करते रहते हैं और चल रहा है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दिनकर जी की जो ये पंक्ति, ये सर आप जी। जैसे लोगों पर होती हैं। और आप चीज को एक्सेप्ट करें, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि कोई भी लड़का, कोई भी बालक जो 1990s या 1980s के दौर से पढ़ के निकला है, वो मामूली नहीं है। आपको जो लोग भी सुनेंगे ग्वालियर या भिंड मुरैना की रीजन में, डेफिनेटली वो मोटिवेट होंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि आप किसी न किसी रूप में अपना जो भी आपका है, विजन है, एम है, उसको शेयर करते रहिए। और धीरे धीरे हम लोग इस विजन को जमीन पर भी चरितार्थ करेंगे। अब मैं वापस आऊंगा उपाध्याय सर के पास। तो सर इलाहाबाद से शिकागो तो आप पहुंच गए, वो क्या चीज है इलाहाबाद की जो आप शिकागो में मिस करते हैं, और वो शिकागो की क्या चीज है जो आप इलाहाबाद में लाना चाहेंगे, आप आपके प्रयास।
इलाहाबाद की ये जो चीज़ मैं मिस करता हूँ, वो मंगलवार को शाम को वो निकेतन मंदिर जाना और वो मनमोहन चौराहे पे चाय पीना, वो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। वो कहीं भी मतलब पूरे शिकागो के आपको पूरे यूएस में शायद नहीं मिलेंगी। मंदिर भी जाना है तो वो एक अलग है। और जहाँ तक बात है कि मैं वहाँ से यहाँ क्या लाना चाहूँगा और यहाँ से वहाँ, वहाँ एक चीज़ मैंने देखा जो जैसे यहाँ के बच्चों में अभी शायद मेहनत तो सभी करते, मतलब कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो कि आप जनरेशन चेंज हो गया है तो शायद पहले ऐसा नहीं रहा हो। तमाम वीडियो गेम त्यागी जी वही कह रहे थे कि वीडियो गेम में टाइम जाना और वो सब यूट्यूब में देखना, तो वो सब टाइम न जा करके बल्कि वो फ़ोकस करें। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम, तो हमको फ़ोकस करना है सॉल्यूशन पर, ना कि प्रॉब्लम पर, क्योंकि अगर हमारी एनर्जी प्रॉब्लम पे वेस्ट होगी तो हम सॉल्यूशन नहीं दे पाएँगे। तो वो मेजर चीज़ है। और उसके बाद आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आप लोगों में क्या देना चाहेंगे जिससे कि वो कुछ कर पाएँ? तो ये मैं जब वहाँ था तभी से मेरे मन में आता था और अभी भी मैं वो करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, बातचीत करता हूँ। कुछ एक ऐसे निकले जो यूपीएससी की कोचिंग अब देखता हूँ, कभी उनके टाइम्स में, कभी-कभी उनके जैसे एडवर्टाइज़मेंट में आता है, इस बच्चे ने पीसीएस निकाल लिया। एक दिन उस बच्चे ने, वो मेरे साथ इलाहाबाद में था, बाद में मामा-मामा कहता था, हमारे दोस्त का भांजा था। बाद में वो कोचिंग डाल दिया उधर महाराष्ट्र में और बड़ा अच्छा पीसीएस वगैरह के बच्चे निकलते हैं उसके यहाँ से। तो एक दिन हमको उसने लिखा कि मामा जी आपके सिवा मैं शायद ये कभी नहीं कर पाता। तो मुझे बड़ा एक अजीब-सी फीलिंग हुई कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे नहीं पता। बट वो अपने जीवन में इतना अच्छा कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका अच्छा चल रहा है। तो के क्लासेस करके वहाँ पे चलाता है, तमाम लोग हर तरह के पीसीएस वगैरह की कोचिंग है, यूपीएससी की जो भी। और उसके बाद एक चेंजेस जो आप बोले कि यहाँ से वहाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ प्राइवेट है, लेकिन जब आप प्राइवेट में भी बच्चा पढ़ता है तो उसका एक अपना अलग स्टैंडर्ड होता है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट का एक कंसेप्ट ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोफेसर को 10,000 रुपया दे करके आप पढ़ा लीजिए, 20,000 रुपया, उसका शोषण भी हो रहा है और बच्चे का भी शोषण हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो शायद वो स्टैंडर्ड मेंटेन प्राइवेट में भी अगर होना शुरू हो जाए तो वो फ़ायदा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है जो गवर्नमेंट है, जो टॉप की हैं मैक्सिमम प्राइवेट हैं। तो वो एक चीज़ वहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों का पढ़ते हैं तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, ईयरली एग्ज़ाम होता है। तो जो टीचर्स होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल के हों या मिडिल या हाई स्कूल, जो भी लेवल के हों, उनका भी रिव्यू होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसके बेस पे उनका नेक्स्ट ईयर का जो भी अपना वो डिसीज़न हो वो लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा वो हो जाते हैं। और नॉट ओनली दैट, अब ज़्यादा तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। अगर हमसे कोई पूछे रियल में, तो मैं तो कहूँगा जो हमारे लेजिस्लेटिव लोग हैं उनका भी हाफ ईयरली और ईयरली रिव्यू करिए कि कितना उन्होंने किया, कितना नहीं किया। तो वो यहाँ पे है, यूएस में है, यू कैन रिकॉल देम गवर्नर तक को। तो वो चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हैं और वो शायद वहाँ पे फ़ायदा करेंगे अगर हम ले आते हैं। और सर दूसरी यहाँ चीज़। हुँ, होगा, ब्यूरोक्रेसी में एक प्रोग्राम 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो जो लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद जिनकी ट्रेनिंग अलग अलग संस्थानों में होती है, तो जो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं उनकी भी अब ईयरली ट्रेनिंग हो रही है, जिसको हम अच्छा, बोलते हैं ट्रेनिंग। नॉर्मली वो सिंगापुर में होती है, मलेशिया में होती है, तो बड़े बड़े बाहर की विदेशों के संस्थानों में हो रही है। इवन इन सीबीएसई बोर्ड एक फीडबैक सिस्टम लाया गया है, जहाँ की बच्चा अपने टीचर्स का फीडबैक देगा रिटर्न में, वो भी क्लोज एनवेलप पेपर में। तो चीजें आ रही हैं, मतलब पॉलिसी दैट्स मेकिंग में तो आ। परफेक्ट। हाँ, दैट्स परफेक्ट। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो पढ़ाते हैं, जैसे कि जो लोग लवासना में शायद गए होंगे, शुरू में ट्रेनिंग में तो गए ही होंगे, तो वहाँ का वो है। और क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम रहता है, तो मेरे गाँव के एक पांडे जी थे, वो आईपीएस अकेडमी, हैदराबाद में जो वो है, पटेल की यहाँ अकेडमी जो है, वो उसमें पढ़ाते थे। तो बड़ा एक बार बड़ा अच्छा बताने लगे, क्योंकि उनका लड़का इलाहाबाद में था, तो मेरे रूम पर आए थे। तो बोले मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। वहाँ पे क्योंकि जी सबको हिंदी सिखाई जाती है। तो बोले एक लड़का आया, वो थोड़ा-सा उसमें था, ईगो, ही वाज़ वेरी, मतलब वो टॉपर था अपने यहाँ, ही डिड 90 प्लस परसेंटेज। तो मैंने बोला कि बट स्टिल यू लॉस्ट 6% और 9%, सो यू कैन नॉट से। तो ख़ैर वो भी बोल रहे थे कि तमाम इम्प्रूवमेंट के चांसेज़ रहते हैं उसमें। और हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिकल होना होगा। जैसे यहाँ की एजुकेशन में मैंने देखा और वहाँ में, वहाँ क्या है कि
बच्चे ने पढ़ लिया फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या जो चीज चल रही है चलती ही रहेगी जब तक कि आप उस पर से दबाव न बनाए। लास अतलिये का नियम पढ़ लिया कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था में हो तो उसी में रहेगी जब तक कि उसके ताप दाब उसमें परिवर्तन। तो ये सब चीजें पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो अर्ली एज में बच्चों को अगर दिया जाए, जो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिकल अपने से, वो बोल देते हैं आज बाहर वेदर ये है, तुम इस पे कुछ लिख के ले आओ 4 पेज का। अब बच्चा लिखता है, उसमें सोचना पड़ता है कि मैं क्या लिखूँ? तो वो एक प्रैक्टिकल चेंज हम अगर स्कूल में ले आएँ बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं तभी से, तो वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। और बच्चों को हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को खराब माना जाता था। हम लोग के टाइम पे तो था, वो स्पोर्ट्स वाला गेट ही नहीं खुलता था। वो टीचर भी आते थे कि नहीं, समझ में नहीं आता था। उसको थोड़ा और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से बच्चों का और ब्रेन जो है स्पोर्ट्स का मैं खुलता एक है। चीज़ कहूँगा कि एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत क्राइम बढ़ रहा है कॉलेजेस में। एक मैं थोड़ा नोट करना चाहूँगा क्यों ज़रूरी है। और कैंपस जो होते हैं, कॉलेज कैंपस, ड्रिंकिंग की वजह से या और भी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में भी जाते हैं बच्चे। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, इंडियन बच्चों की भी और नॉन इंडियंस की भी। लाइक हम लोग इसलिए बीच में कंसर्न है आया क्योंकि था, अभी हाँ। लेटली इंडियन का बहुत हो रहा है। तो उसमें अभी हम लोग कल मिले थे, यूएस कॉन्सुलेट भी आए थे, हम लोगों ने सबने डिस्कस किया कि क्या रीजन है, क्या हो रहा है। तो लोग बड़ा इमोशनल हो रहे थे, बहुत पैशनेट हो रहे थे, क्योंकि डिस्कस लाइक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है ये, राइट? क्योंकि जिस माँ बाप पे क्या गुजरती होगी अगर किसी का बच्चा कॉलेज में जिन ड्रीम सजाए और कुछ हो जाए ऐसा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, राइट? तो मेरा ये मानना है कि जब आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में फोकस कराते हैं तो उसके पास फिर टाइम नहीं होता है फालतू चीज़ों के लिए। नहीं, नहीं, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि यू गो 100% वो कोई No, no, no. स्पोर्ट्समैन What I'm saying, जनरल जनरल it लेवल पे। adds, it adds. No, या I'm just या like taking this forward कि वो बहुत जरूरी है कि जब आप स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को डालते हो, just as a side, like he's busy in राइट, some sport and focusing on academics. There is no compromise on academics. It makes you wise, but then you have a lot of free time during the day. If you play sports also, then you have no time for anything else. Electronics वगैरह पे अगर आप टाइम दे रहे हो, then you एग्ज़ैक्टली, will fail, you will एग्ज़ैक्टली, not succeed. So वो एक, एग्ज़ैक्ट बल्कि ये स्कूल में ही नहीं, इफ दैट हैबिट कंटिन्यूज इन किड्स then it carries in the college also, and then those kids are less prone to those problems because then they are हाँ, building that good habit. When they have time, they are going and hitting with their friends and all that. They don't have time to sit in a bar on a राइट, like a राइट, एग्ज़ैक्टली। नहीं, वो so वो परफेक्ट पॉइंट है कि स्पोर्ट्स में आप जब जाते हैं, जब हम ही लोग एक्सरसाइज स्पोर्ट्स करते हैं, देखिए कितना चेंजेस एकदम से आता है हम लोगों में। और एक और चीज़ त्यागी जी ने भी उसको कवर किया कि हमें रिसर्च पे पता नहीं इंडिया में शुरू से ही रहा या जो भी रीजन हो, अब तो गवर्नमेंट थोड़ा वो भी कर रही है। हमारे जो पार्टनर थे दुबे, श्यामधर दुबे, वो थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट ही रहे, चाहे वो बैचलर्स मास्टर बीएचयू से। हमसे कहते थे कि उपाध्याय जी, मैं चाहता तो हूँ, मैंने अपने खाने के पैसे बचा करके मैंने कभी वो रेशनिक हॉलिडे हो, चाहे मैकग्रा-हिल की बुक सिंगापुर से मैं इम्पोर्ट करके फिजिक्स की मैं आया, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं रिसर्च करूँगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। हमारे अब मैं जा रहा हूँ बैंक का एग्ज़ाम दूँगा, मेरे गेट पे लिखा रहेगा श्यामधर दुबे, इस पे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी बीएचयू, और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च किया। लेकिन कर क्या रहा हूँ? तो वो रिसर्च को अगर और वो करें, अब मतलब आगे बढ़ाएँ, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है उसमें। और उसके साथ-साथ जो रिसर्च में डालेंगे, तब हमारे यहाँ शायद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल उस टाइप की चीज़ें वहाँ ही होने लगी है, और शुरू हो गया है चीज़ें। मैं देख रहा हूँ शुरू हो चेंजेस तो गया है बहुत यार, आ रहे हैं जो है। बहुत आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अपने यहाँ वीआईपी कल्चर का जो समस्या है, अभी तो काफ़ी कम हो गया नए गवर्नमेंट में। समस्या मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ अगर हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट भी जाते हैं, तो अगर वो बैठा हुआ है कहीं पे, तो कार्ड माँगता है कि सर आप, मैं जानता हूँ आप प्रेसिडेंट हैं, सब कुछ है, बट कैन आई सी योर आइडेंटिटी कार्ड? और हमारे यहाँ पे अगर कोई बड़ा तो नहीं, वैसे ही कोई आ जाए तो 10 लोग लगे रहेंगे, हटा देंगे कि भाई अभी आ रहे हैं, और कोई मिनिस्टर है कोई। तो वो कल्चर थोड़ा-सा जो है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, हमारे सीईओ थे जिसके पहले, जब अगर वहाँ पे आप रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने लेने जाते थे, तो वो पीछे एकदम लाइन में जहाँ जहाँ आएँगे वहीं खड़े रहेंगे। वो खड़े रहते थे और हाय हेलो हम लोग को करते थे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि वो सीईओ हैं तो उनको सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा कर दिया जाए, वो जाएँ। वो एक चीज़ें जो हम लोगों को शायद वहाँ पे लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी मार्क ज़करबर्ग जाता है अपनी बेटी के लिए डॉक्टर के यहाँ, तो वेट करता है 4 पेशेंट निकल जाएँ तब हम जाएँ। तो ये थोड़ा चीज़ें हैं जो शायद चेंज या करने की
यहाँ जरूरत पर है। सेनेटर्स के लिए जब इलेक्शन हो रहा था तो मैं एक दिन ट्रेन से शिकागो जा रहा था, तो जो हमारे यहाँ के सेनेटर हैं वो वहां पर खड़ा हुआ था बेचारा सीढ़ी पे, और सबको जो जो लोग ट्रेन में जा रहे थे उनको एक एक अपना जो वो था पैम्पलेट या जो भी बोलना चाहिए वो दे रहा था। तो पीपल वर नॉट लाइक स्टॉपिंग कि अरे सर आप लाइक आप सेनेटर हाँ हो और आप हाँ। सेनेटर के लिए चुनाव लड़ रहे हो, लोग ले रहे थे और से हेलो हाय एंड देन जस्ट लाइक वॉकिंग। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अरे सांसद महोदय खड़े हुए हैं यहाँ पर और सब लोग चारों तरफ से गिलिया, उन सांसद के साथ 10 लोग और हैं, कुछ नहीं, अकेला बंदा खड़ा हुआ है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी शुड डबल क्लिक ऑन दैट इन वन ऑफ द बिगर डिस्कशंस। अंजनी जी, लाइक और कैसे इसको, क्या तो सजेशन यहाँ पर और सर, यहाँ पर होता है, आप कई जगह देखेंगे, जैसे कुछ दिन पहले एक फोटो काफी वायरल हुई थी कि जो अपना बड़ा सिंगर है अरिजीत सिंह, वो अपने बच्चे को स्कूल लेने आया था, गार्ड ने कहा तो बाहर चला गया। और एक दो और भी ऐसे इवेंट आए थे जहां पर सुपरस्टार रजनीकांत और चिरंजीवी लोग लाइन में खड़े देखे गए थे। धीरे धीरे चीजें आ रही हैं आ रहा है, आ पॉजिटिव। रहा तो इसके की सफाई में झाड़ू लगा रहे हैं, तो भी ये पब्लिक है या करें, पब्लिक एक लोग इसको चाहिए ना। या लोग इसको पसंद करेंगे। अंजनी जी, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। 90s का, हमारे एक फ्रेंड है, वो दुबई में है अभी, वो बैंक अपना लॉन्च किया था। तो उनकी मिसेस थी, यूएस से गई हुई थी, वो पढ़ाती थी इलाहाबाद में एक इंग्लिश स्कूल में। और उनकी नातिन जो केसरीनाथ त्रिपाठी थे, उस समय विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आए उससे मिलने के लिए। और वो मैडम थी, मैडम ने वो जाकर बोला कोई कि बाहर आए हैं उनके साथ मिनिस्टर वगैरह, तो उन्होंने बोला कि जो भी हो उनको बोलो बाहर खड़े रहें। तो उनको वेट करवाया, और बाद में मैडम निकल के आई तो बोली कि आप कोई भी हो, जो टाइम है और बच्ची हमारे यहाँ है तो ये नहीं। तो बाद में इसको बड़ा मसला बनाया गया। केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी ऐसी जगह है, कि मेरी नातिन ऐसी जगह है कि जो इतना सुरक्षित है। तो वो तरह की चीजें जो है धीरे धीरे इंडिया में शायद अब। या इनसे बड़ा मेरा चेंज आएगा। हम्म। सर है कि अगर मैं से काम कर रहा हूं कि मुझे देखकर 10 लोग खड़े हो जा रहे हैं, तो ठीक है, मैं उसको कमांड नहीं कर सकता हूं। अगर पब्लिक रेस्पॉन्स रही, आपको लाइन में आगे खुद बढ़ा दे रही है, दैट रिगार्ड। इज एन अचीव दैट इज एन अचीवमेंट। लेकिन हम उसे कमांड नहीं कर सकते। और धीरे धीरे जो भी लॉ मेकर्स हैं वो इस चीज को जान रहे हैं, जब से सोशल मीडिया मोबाइल वीडियोज आ गए हैं, कि डरते हैं वो और नहीं तोड़। नहीं, बट सही ठीक बात है। है। एक चीज सॉरी मैं पॉइंट करना चाहूंगा, जो उपाध्याय जी ने टीचर्स का एवेल्युएशन करने की बात की थी या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। एक बुक है फ्रीकोनॉमिक्स, अमेजिंग बुक, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, आई थिंक उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उनका नाम है आई थिंक स्टीवन लेविट, उनकी बुक है ये। तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे एनालिसिस की है उसमें, बहुत ही अमेजिंग, लाइक वी विल टॉक सम टाइम। बट उसमें एक चीज आई थी इस संदर्भ में कि एक बार यहाँ का शिकागो जो सीपीडी बोलते हैं उसको, शिकागो पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर क्या है कि स्कूल सिस्टम ऐसा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट होता है। तो छोटे छोटे स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड या यूपी या शिक्षा बोर्ड बड़े बड़े होते हैं, पूरा स्टेट को कवर करते हैं। तो यहाँ स्टेट ही एजुकेशन देखता है, लेकिन स्टेट ने एजुकेशन का डिपार्टमेंट छोटे छोटे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है। तो जैसे हमारा जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, इट इज रियली गुड, एंड उसमें 3 हाई स्कूल हैं केवल, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा है मतलब। लेकिन जो शिकागो का स्कूल डिस्ट्रिक्ट है उसमें 100 हाई स्कूल हैं। सो इट्स अ रियली रियली बिग। सो जब भी कोई रिसर्च करता है तो वो उस पर करते हैं कि भाई अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही गरीब इलाका भी है जहाँ पर साउथ साइड शिकागो में, तो हर तरह के बच्चे आते हैं। तो एक बार गवर्नमेंट ने ये लिया कि हम टीचर्स का एवेल्यूएशन करेंगे कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, so that we can eliminate bad teachers and we can improve the level of education. तो जब ऐसा किया तो भाई टीचर्स को अपने जॉब की टेंशन होने लगी, तो टीचर्स स्टार्टेड चीटिंग। कि तो कुछ टीचर्स का ऐसा हुआ कि एक बच्चा बहुत बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है 4th ग्रेड में, दिस इज लाइक अ वेरी एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 4th ग्रेड में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया किसी स्टैंडर्ड टेस्ट में, लेकिन 5th ग्रेड में बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 6th ग्रेड में फिर से बच्चे ने बेकार परफॉर्म किया। तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे लेविट साहब, इन्होंने पूरा डेटा निकाला और ये पूरा एनालिसिस किया कि कुछ कुछ टीचरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे जब उनकी क्लास में आते हैं तब अच्छा करने लगते हैं, विच इज अ गुड साइन, बट एज सुन एज दे मूव दे अगेन डू बैड।
तो फिर उन्होंने जैसे दवाई देते हैं ना, तो दो तरह की दवाई देते हैं जब एक्सपेरिमेंटेशन होता है। एक ऐसी देते हैं जो जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक ऐसी देते हैं इसका इम्पैक्ट है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा और टेस्ट दिया बिना टीचर्स को बताए। उनकी क्लासों का टेस्ट कराया गया, एक ब्लाइंड टेस्ट, एंड दोस किड्स डिड नॉट परफॉर्म वेल। So they caught some teachers, they had this nicely statistics done. बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह ये समस्या तो है। प्रॉब्लम ये है कि sometimes people don't want to perform, or they are under pressure, and when it comes for the performance reviews then people cheat and all that। तो एक सिस्टम का थोड़ा एक एक मुझे ध्यान आया बुक का एनालिसिस। कहूंगा आई जब थिंक। मेरा ट्रांसफर से लखनऊ हुआ तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराऊं। तो मैंने काफी ऑनलाइन रिसर्च किए, सभी स्कूलों को देखा, उनके सिलेबस देखे, टीचर्स देखे, बैकग्राउंड देखे। तो मैंने अपने बच्चे को, यहाँ स्कूल है स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन करके, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्कूल अपने समय से 10 साल आगे सोचता है। मतलब वहां पर टीचर्स को टीचर नहीं बोलते, वहां बच्चे टीचर्स को आंटी बोलते हैं। और वहां पर कंपलसरली अगर डेली आर्ट्स पीरियड हो रहे हैं तो 2 से 3 पीरियड स्पोर्ट्स के होते हैं। तो मैंने जो बच्चों में चेंज देखा है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है उनके अंदर कोई फियर फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई वो टीचर स्ट्रिक्ट है वहां डरेगा या स्कूल जाने से डरता है। बच्चा फ्रीली जाता है और फ्रीली आता है। उससे भले ही वो एक रूटीन करिकुलम ना फॉलो करे, बट जो उसका मेंटल ग्रोथ है वो काफी शार्प हो रहा है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही फोकस्ड एरिया होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर बेस बनता है। जैसे मेरे मैथ टीचर मुझे बहुत डांटते थे, तो सम हाउ आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, और वो आज तक नहीं रीजनरेट हो पाया। तो जो आपने टीचर्स की चीटिंग की बात बोली, वो भी बहुत चेक करना जरूरी है। रीजन बीइंग कि अच्छे नंबर देना ही अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, बेसिकली बच्चा ग्रास्प कर रहा है कि नहीं वो भी ध्यान देना पड़ेगा। या राइट। नहीं नहीं, तो क्रिएटिविटी जो आप बोल रहे थे क्या देना चाहोगे बच्चों को, तो ये तो देखो एक चीज और कि जो सुधार की बात अपन पहले कर रहे थे कि हम जैसे लाइब्रेरी क्रिएट का भी मिशन है कि कैसे बच्चों को ऐसी बुक पढ़ाई जाए जो एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है। एकेडमिक्स तो आप स्कूल में जाके पढ़ते ही हो, लेकिन खाली टाइम में कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए कि बच्चे अलग अलग नोवेल पढ़ रहे हैं, भले ही धार्मिक किताबें हों या कुछ भी हों। लेकिन आप सोचो कि रामायण में कितना मतलब विजन दिखाया जाता है। क्या एक मतलब जब भगवान राम का काम संपूर्ण हो गया तो वो एक जहाज में उड़ रहे हैं और बच्चा एक विजन कर रहा है। अब वो बच्चा विजन कर रहा है तो हो सकता है ये भी बोले कि यार मुझे भी जहाज बनाना है, आज मैं एक पेपर का कुछ बनाता हूँ जो उड़े। So that's how you develop their imagination, and they one day they become like a scientist or like a big people, right? तो वो एक बहुत जरूरी है। कैसे हमें लाइब्रेरीज के थ्रू या सामाजिक कोई इनिशिएटिव उसके थ्रू कैसे बच्चों तक बुक पहुंचाई जाए और कैसे में इंटरेस्ट पैदा किया जाए, क्योंकि एक बार अगर वो रीडिंग का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो then it becomes like a big positive influencer in their life। को पता नहीं होगा, आप जिस गांव से निकले हैं वहां बहुत से अच्छे बच्चे भी होंगे जिनके घर में आपकी चर्चा होती होगी कि देखो भाई वो यहाँ से यहीं से पढ़ के हो गए। हम लोग को कभी पता नहीं चलता है कि हमसे कितने लोग इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। जैसे उपाध्याय सर ने बोला कि वो बच्चा मेरे को देख कर उसने महाराष्ट्र को चल गया, हम लोग को पता नहीं चलता जी, है। एवरी गुड स्टेप इंस्टिगेट्स इंस्पिरेशन इन सो मेनी पीपल। that's true। ठीक है ना। दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं दीपक जलाया है। तो जो भी आपके गाँव के बच्चे हैं जो एमसीए कर रहे होंगे या जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ड्रीम जरूर होगा कि मैं एक दिन Yeah, त्यागी सर चिकागो जाऊंगा या उपाध्याय सर की तरह मैं निकलूंगा। तो एवरी वन हु हैज अचीव्ड समथिंग ऑफ वर्थ इज अ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि हम कुछ ना कुछ काम शुरू करें। और जी, डेफिनेटली आप लोग हैं वहां से किसी भी काम को स्टार्ट करना काफी इजी है, बिकॉज यू हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल विद सेम इंटेंशन सेम वेवलेंथ। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही सकते हैं। और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, जो हम आज बात भी कर रहे हैं, तो ये हम एक लिटरेचर ही क्रिएट कर रहे हैं। इसको 200 साल बाद 300 साल बाद जो कोई बच्चा देखेगा तो ही विल नो कि पहले के लोग कैसे बात करते थे, कैसे दिखते थे, कैप लगाता था कौन, लंबे बाल रखते थे, सब देखा जाएगा ये। that's true। तो आर क्रिएटिंग ए लिटरेचर इटसेल्फ, ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी ही है जिसमें हम एक टॉक कर रहे that's हैं। true। सही कह रहे हो आप। दैट्स राइट। तो अभी ये आज की मीटिंग काफी अच्छी रही। और उपाध्याय सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा
कि ईसीसी, सर जब आप थे ईसीसी में तो उस समय तो काफी अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में जो पढ़ाई का प्रति इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। तो ऐसी कौन सी बेस्ट हैं यूएस में या सिंगापुर में जो पढ़ाई को एक तरीके से इंफोटेनमेंट भी बनाए कि बच्चा पढ़े भी, उसका इंटरटेनमेंट भी हो और उसका मोटिवेशन मतलब कंटिन्यूअस रहे। हाँ नहीं, उस समय में अभी में बहुत बड़ा अंतर जो आया है वो मैं देखता हूँ कि हम लोगों के टाइम पे इतना ज़्यादा एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो एक फोकस्ड जो चीज़ें थी, वो जैसे बुक्स का है तो हम लोग फिक्स था कि ये सब पढ़ना है, इसी के थ्रू चीज़ें होंगी। अभी क्या हो गया है कि एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन से उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और माइंड डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कि वो रियल चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, और उन्हें एक और प्रॉब्लम आ गई है। हमारे टाइम पे ये था कि जेरल मैसी, मर्विन मैसी या जो भी पढ़ा टीचर जो थे वो पढ़ाते थे, तो हमारे मन में एक जज्बा होता था कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं, और वो इतने एनर्जी के साथ आते थे। इसी से तो फेमस था कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, वो पढ़ाने से नहीं थकेगा। मैं इंटर से निकला तो लोग बोले कि ग्रेजुएशन में कम पढ़ना पड़ता है, और जब मैं सुबह से आकर शाम तक पसीने वहां पे पहुंचता था तो मुझे लगता था कि ये ग्रेजुएशन का कॉलेज है या इंटर, मतलब यूनिवर्सिटी तो उसका 1/4 भी नहीं पढ़ा था। मैंने देखा था वहां भी जाकर के, वहां पे नहीं था, लेकिन वहां पे उस समय बच्चों का भी एक जुनून था कि हमें कुछ करना है, और बच्चे जाते भी थे। एक बार किसी ने कहा कि जेके इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, लेकिन 70% लड़के ईसीसी के कैसे आ गए एकदम, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी का है, वो वहाँ बीटेक बीएससी के बाद होता था। तो ये हुआ कि ईसीसी वाले इतना तैयार कर देते हैं, लड़के भी इतना एनर्जी के साथ आते हैं। तो अभी जो आप कह रहे हो कि इसको कैसे लाया जाए, मेन चीज है कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, उसमें देखिए आपका एनर्जी जो है वो आप कहाँ लगा रहे हैं। तो एनर्जी को अगर राइट डायरेक्शन मिलेगा तो वो सही दिशा में जाएगी, और उनका उसी से इवॉल्वमेंट होगा। अदरवाइज अभी लड़का क्या सोचता है कि इंटरनेट पे तो सर पढ़ा रहे हैं तो इनकी चीजें पड़ी होंगी, मिल जाएंगी। वो शायद क्लास भी बंक कर देता होगा, नहीं जाता होगा। और वहां पे मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब मैं प्रैक्टिकल करने गया, जनरली वो केमिकल बैलेंस हम लोग के यहाँ हर पहली चीज तो हर जगह होता नहीं था। राइडर का यूज तो लोग भूल जाए, कोई करता रहा हो, बहुत अच्छा कॉलेज रहा हो, तो वो चीज हमारे यहाँ कॉलेज में बड़ा अच्छा था। तो मैं वहां पे किया, तो जो बच्चे आए थे बहुत जगह से, बोले और जगह पे तो है ही नहीं जो ईसीसी दे रहा है। तो परफेक्ट। इतना रिच और इतना मतलब एनर्जी भरा हुआ, जब हमको 14 टीचर पढ़ाते थे केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 में, तो हमें लगता था कि अरे वाह, ये तो मतलब क्या कॉलेज है। और रियल में था। तो बच्चों को वापस से वो गरिमा शायद लानी चाहिए, और इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो करके अगर वो फोकस किया जाए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट? कि आप समुंदर हाँ में देख रहे हो कि किधर जाऊं मैं। हाँ, क्योंकि साइटिंग। आपको ये भी देखना है, ये भी देखना है, और उसमें कुछ भी नहीं दिखता फिर। हाँ, इसके लिए मैंने एक नया टर्म सर डिवाइस किया, इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन। कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है कि पता नहीं चलता है किसको समझना है, किसको नहीं समझना है, किसको राइट। रिसीव को नहीं रिसीव करना है। परफेक्ट है। सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अमेरिका में आप लोग रहते हैं, इतने बड़े कंट्री में रहते हैं, जैसे इधर पिछले 10-12 सालों में इंडिया में एक नई वेव चली है कि नई जनरेशन भी काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रही है। तो उसके मुझे काफी बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं कि अब पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि अच्छे लिटरेचर पढ़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी अच्छी चीजों को शेयर करते हैं। तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड तो इंडिया में डेवलप हो रहा है। अब रामायण, महाभारत, दिनकर, कालिदास, इसको लोग पढ़ना फिर से शुरू कर रहे हैं, जो समहाउ 2005 से 2010-12 तक कहीं मिस हो रहा था। मिस हो रहा था। हाँ। लेकिन वो चीजें काफी अच्छी आती हैं। तो मैं कहीं भी, आप रील्स भी देखिए, आप पॉडकास्ट भी देखिए, तो माइथोलॉजी, रिलीजन, तो मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है कि पीपल आर नाउ क्रिएटिवली कॉन्शियस कि मुझे करना क्या है। तो वो हाँ। भी एक अच्छा एप्टीट्यूड है, उस पे लोग वर्क कर रहे हैं। अब ये चेंज हो रहा है कि बेटा अगर तुमको फोटोग्राफर बनना है तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप आईआईटी में ही जाओ या आप आईआईएम में ही जाओ। तो वो एक राइट। पॉजिटिव देख रहा हूँ कि इवन पेरेंट्स आर प्रमोटिंग देयर किड्स टू गो फॉर अनवेंचर्ड टेरिटरीज, जाइए आप करिए, तो ये अच्छा हो रहा है। ना, दैट्स रियली गुड। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल वाला है, तो मेरे साथ तो एक मेरी तो हॉबी है, त्यागी जी जानते हैं, मैं कभी वाल्मीकि सब रखा हूँ, जब भी इच्छा हुआ उठा लिया, और वो फिर किसी टॉपिक को पकड़ लिया।
अब शंकर जी का विवाह है, अब वहां पे कौन लोग किस तरह से जा रहे हैं, उस बारात का वर्णन करिए तो कितना मजा आता है कि देखिए कि वहां पे जिसको लीड कर रहे हो विष्णु जैसे जो है बारात के हेड, और शंकर जी से पूछा जाता है कि भाई आपका जो है गोत्र क्या है, उस नारद जी ने बीड़ा बजा दिया, यही गोत्र है, यही मान लीजिए। मतलब उसमें भी ऐसे ऐसे लेसन हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आज के मैनेजमेंट में भी आपको नहीं मिलेंगी, ओ, कोई नहीं आपको बता सकता। सही कह रहे हैं। तो नहीं देखो, एक्चुअली सर, शास्त्र जब लिखे गए हैं तो उसमें एक स्टोरी ही नहीं है, अगर हम उसमें देखें तो कितना सीख भी है, तो उसमें एक बहुत दर्शन बहुत भी है, गहराई है। तो मुझे लग रहा है अगर आप ऐसा, अगर ऐसा आप धरातल पर चेंज देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज, as long as it's not politically driven, because right wing is also like another thing is on rise in the entire world, right, where either you are extreme left or you are extreme right. पहले जो मिडिल ग्राउंड हुआ करता था जहां पर हम लोग फ्रीली डिस्कस करते थे, दिस इज नॉट ओनली इंडिया और लाइक इट्स लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड, आई थिंक, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडियाज बैड इन्फ्लुएंस एंड लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोपेगेटेड वेरी फास्ट। जैसे अगर आप अच्छी चीज पे वीडियो बना रहे हैं तो इट विल नॉट बी वेरी पॉपुलर, बट इफ यू मेक ऑन समथिंग रॉन्ग और नेगेटिव थिंग इट विल बी वेरी पॉपुलर। इट ऑल डिपेंड्स, राइट, ऑन, सो I hope that is not the influence where we are extreme right, but it's a positive thing that as long as they learn from the darshan of नहीं। our shastras, right, क्योंकि इतना ट्रांजिशन दर्शन है, ट्रांजिशन गहराई बहुत है। ट्रांजिशन तो हो रहा है, और लोगों का उसके प्रति झुकाव हो रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों के मन में ये रहता था कि अगर हम अ, अगर कोई जैसे हम लोगों के जनरेशन के पहले, जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे, आप अंजनी जी आपके यहाँ, त्यागी जी आपके यहाँ भी, किसी भी चीज पे उनके पास दोहा था कि हाँ, यस जव जनते हो बनबंधु बिछो हूँ, पिता ही वचन मनते हो नहीं हूँ। पिताजी गए हमारे यहाँ कोर्ट में गए, उनका काम नहीं हुआ, कहीं पता होता हाय हड़ताल है, जाता नहीं, तो उसके लिए एक दोहा। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग सीखते सीखते बड़े हुए, शायद वह कहीं गायब हो रहा था, गायब हो रहा लेकिन था। यस, वो वापस से ट्रैक पे आ रहा है। हाँ, और ये ठीक भी बोल। था बचपन में तो कि लाइक रोज रात को आधे घंटे रामायण पढ़ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सामने, आई थिंक वो सब एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया थी। लेकिन जो मैं भी चेंज, मुझे ये चेंज दिख रहा है कि थोड़ा सा दिखावेबाजी बहुत हो रही है उसमें। पहले हम लोग आराम से अपने हॉल में बैठ के पढ़ रहे हैं, 3 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, उसमें थोड़ा शांति थी। शांति में क्या है कि वो आपके कानों में आती है आवाज। अभी क्या है कि हम कभी कभी दिखाने के लिए भी कर रहे हैं, तो शोर शराबा जाना है, तो शोर शराबे को कम करके कैसे हम बैक टू लाइक जो पहले शांत उसमें पढ़ा, आई थिंक दैट्स अनदर थिंग। आई जस्ट वांट, मे बी लाइक इट्स लिटिल बिट क्रिटिसिज्म, बट माय ऑब्जर्वेशन जो मैं देख रहा हूँ कि हाउ दिखावा को कम करे कैसे। हाँ, there is always two sides of या everything, so uh, ऑन सोशल मीडिया ये भी एक माइंडसेट है, तो उस चक्कर में दिखता ज्यादा हो सके, जमीन पे कम हो रहा हो, दिख ज्यादा रहा हो। बट लेकिन इट इज गुड, एटलीस्ट इससे सर पढ़ने की हैबिट है। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको अगर 10 लोग सुनेंगे, और सर धीरे धीरे पब्लिक की दे विल ऑल्सो नो क्या हमें सुनना है, क्या हमें नहीं सुनना। हाँ धीरे धीरे वो कर ही लेती है पब्लिक भी। दैट्स नहीं सही है, एक दिन टॉपिक रखते हैं अंजनी जी उस पर, जो है फिर किसी ट्रू। दिस इज स्पिरिचुअल दिस इज आई थिंक रियली गुड। आई थिंक हमने टॉपिक काफी पर। सारी सारी चीजें टच की हैं आज, अपना पहला मंथन। से एंड इस बात कि एक राइटर है पाउलो कोलो, उन्होंने बोला है कि व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। लेकिन इससे पहले तुलसीदास ने लिख दिया है, जेका जेह पर जेका सत्य स्नेहु, सच। ते ले न कुछ देहु। मतलब अगर आपको किसी से सीखना है, हाँ, जरूर मिलेगा। तो उसी बिल्कुल प्रकार बिल्कुल। को रखा है, जो आप लोग करना चाहते हैं वहां बैठ के यहाँ पर, वो निश्चित ही होगा। और विद ऑल द ड्रॉबैक्स एंड शॉर्टकमिंग्स इन आवर कल्चर, आवर वे ऑफ लिविंग, वी शुड बी पॉजिटिव टू मूव हेड एंड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ये मेरा मानना है सर। बिल्कुल। हमें, हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम समाज में चेंज, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैसे लाएं और समाज को कैसे दे सकें, वही जीवन का मूल्य है। क्योंकि आप अपने लिए कितना भी इकट्ठा करते रहें उसका कोई अंत नहीं है, और उससे शांति भी नहीं है। आपको अगर रियल सेटिस्फेक्शन लाना है तो वो गिविंग बैक में ही है। तो आई थिंक यस हम सब लोग का एक ही मूल मंत्र है इस ग्रुप का भी, कि कैसे हम उन चीज़ों पर मंथन करें जिससे जी हम सर। क्रिटिसिज्म की बजाय कंसर्न की तरफ बढ़ें, जैसे कि अंजनी जी ने कहा, और उस कंसर्न के थ्रू फिर हम सॉल्यूशन पर बात करें।
और उस सॉल्यूशन को यहाँ भी प्रपोज करके लोगों को भी उससे जागरूक करें, और हम भी फिर उससे कुछ ऐसा चीज निकालें जिससे कि हम भी उन पर एक्शन आइटम्स पे फिर काम कर सकें। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सभी लोग को वेरी गुड। धन्यवाद, आज अच्छी रही, सभी लोग को धन्यवाद, और हम जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। सभी लोग को बहुत नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।